जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, ये इन डेप्थ लेक्चर्स हैं, ग्रामर के लेक्चर्स हैं जो सीएसएस और पीएमएस के लिए है। ठीक है। सीएसएस और पीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जहाँ पर ग्रामर का इशू आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना, सीएसएस के पैसे के पेपर में जो करेक्शंस का क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व करते हैं, या फिर अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ये लेक्चर्स आपके लिए ट्रांसलेशन में भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है। इनको मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरेंज करके इसमें सीएसएस के पास पेपर्स की करेक्शंस को ऐड किया हुआ है, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट्स करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में वो भी ऐड की गई हैं। और इसके साथ इंग्लिश के खूबसूरत एक्सप्रेशंस जिससे आप अपने सेंटेंसेस को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो वो भी ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर्स हैं जी मेरे फ्री हैं अभी। 8 लेक्चर हो गए, आज 9th लेक्चर है। इंशाल्लाह ये दो मैक्सिमम, मजीद 2 दिन हमें और चाहिए होंगे, हम ग्रामर अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमने वर्ब्स पढ़ लिया। वर्ब्स में हम ये दो चीजें हैं, मूड ऑफ वर्ब्स। वर्ब के जो मूड ऑफ वर्ब्स हैं कितनी तरह के होते हैं। एक होता है इंडिकेटिव मूड, एक होता है इम्पेरेटिव मूड, फिर सब्जंक्टिव मूड। ठीक है। इंडिकेटिव मतलब जब आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, फैक्ट देना है, कोई इवन कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो इंडिकेटिव मोड है। ठीक है। अगर आपने कमांड देनी है या रिक्वेस्ट करनी है तो इम्पेरेटिव मोड है। और सब्जंक्टिव क्या होता है, कोई हाइपोथेटिकल कोई कंडीशन बात कर रहे हो आप, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी कोई ख्वाहिश है। ठीक है, उसको सब्जंक्टिव मोड कहते हैं। अब इंडिकेटिव मोड की एग्जांपल लेते हैं। द स्काई इज ब्लू। सिंपल सी बात है, आपने कही है स्काई इज ब्लू। अगर आप कहते हो इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इंडिकेटिव मोड है। इंपेरेटिव में क्या होगा, वेरी सिंपल, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ऑर्डर, सिट डाउन, बैठ जाओ। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इंपेरेटिव मोड। ठीक है। सब्जंक्टिव क्या होगा, सजेशन। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्टे, आई वुड स्टडी, मैं स्टडी करता। आई विश आई वर देयर, मेरी ख्वाहिश है काश कि मैं उधर होती, काश कि मैं उधर होता। ठीक है। तो ये सब है, इसको वर्ब को हम काफी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कॉजेटिव में। ये जो सेंटेंसेस है ना, याद रखें, इंडिकेटिव मोड, इंपेरेटिव, सब्जंक्टिव, ये चीजें, ये एक्सप्रेशंस, ये जिसका सब्जंक्टिव मोड है, इफ आई वर यू, ये आपने अपने ऐसे राइटिंग में यूज करने हैं, स्पेशली ये कॉजेटिव्स। कॉजेटिव्स क्या होते हैं, जब हम किसी और इंसान से काम लेते हैं तो उसको कहते हैं कॉजेटिव, यानी कि कोई इंसान किसी काम का कॉज बना। ठीक है। हम वर्ब को पढ़ रहे हैं और वर्ब का मतलब होता है काम करना, लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो किसी और से काम ले रहा है। ठीक है, किसी और से। इसमें सबसे पहले आता है मेक। मेक मतलब जब आपने किसी से जबरदस्ती जोर डाल के, प्रेशराइज करके, ऑर्डर दे के काम लेना हो। ही मेड हिज सर्वेंट ओबे हिम, उसने अपने सर्वेंट से अपनी बात, अपना हुक्म मनवाया। अब मेड का यहाँ पर जो मतलब है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सर्वेंट बनवाया उसने, नहीं। उसने अपना सर्वेंट बनवाया नहीं, उसने हुक्म मनवाया। ठीक है। ही मेड इज सर्वेंट, ही मेड इज सर्वेंट्स ओबे हिम। अब यहाँ पर मेड का कोई एज सच मानी जो एक्चुअल है वो नहीं आएगा, लेकिन इसमें उसने अपने सर्वेंट से अपना हुक्म मनवाया, बस इसकी ये ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट पॉजिटिव में क्या आएगा, गेट, या मेक से थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है। मेक में क्या होता है, जैसे आप सर्वेंट से आप उसको पैसे देते हो, नौकरी दी हुई है तो आप उस पर जोर डाल सकते हो। लेकिन आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड बिफोर संडे, अब आपने अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, किससे, मैकेनिक से। मैकेनिक आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो मजदूर है, पैसे लेता है, काम करता है। तो आप उससे अपनी गाड़ी ठीक बोल के रिक्वेस्ट करोगे, यार मेहरबानी करो मेरी मोटरसाइकिल का पंक्चर तो लगवा दो, लगवा दो या लगा दो कुछ भी।
तो आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड, मैं चाहता हूँ मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाना चाहता हूँ संडे से पहले पहले। ये आप एक मैकेनिक से बात कर रहे हो, या आप किसी दोस्त से भी बात कर सकते हो। वांट टू गेट माई कार रिपेयर्ड बिफोर संडे। तो यहाँ पे जोर नहीं है, आप बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल सकते आप। थोड़ा सा जोर है लेकिन निस्बतन कम है। आप मैकेनिक के पास बैठे हो, उसको कह रहे हो यार ये संडे से पहले पहले हो जाए बस, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड। फिर है हैव, इसमें बहुत सॉफ्टनेस है, सबसे कम जोर है। जोर है लेकिन बहुत कम, जिस तरह आप अपने भाई से बात कर रहे हो। आई हैड माई ब्रदर वॉश माई कार, मैंने अपने भाई से कार धुलवाई। अब यहाँ पे क्या होगा, आप अपने भाई को यार धो देना प्लीज, मेरी गाड़ी तो धो दो यार आज। क्या इसमें आप अपने भाई को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, कुछ लोग कर भी सकते हैं कुछ लोग, लेकिन अमूमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई है आपका, नौकर नहीं है। ठीक है, आई हैड माई ब्रदर, अब अपने भाई से ये काम ले रहा है एक्चुअल में। आई हैड माई ब्रदर वॉश माई कार। अब इस सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, अगर ये सेंटेंस रह जाता है यहां तक, आई हैड माई ब्रदर वॉश माई कार, तब तो इसको पढ़ने का कोई फायदा ना हुआ। इसको उठाना है, ध्यान से समझे भाई, जो तैयारी कर रहे हैं सीएसएस के लिए। इस सेंटेंस को उठाना है, उठा के पॉलिटिकल से, अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, इसको पॉलिटिकल सेंटेंस बनाओ इसका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटेंस बनाओ इसका, क्योंकि आपने इकोनॉमिक पे सेंटेंस बनाओगे। सोचो कि इकोनॉमी में इसको कोई ऐसे जुमला बन सकता है जहां पे मैं हैड यूज करूं। ठीक है, सोचो अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है, तो अमेरिका ने कोई, वहां पे हैड यूज करके प्रैक्टिस करो। तो ये चीजें छलकनी चाहिए, आपकी राइटिंग में आनी चाहिए। और यकीन जाने आप कभी ये यूज नहीं करते, कभी यूज नहीं करते, क्योंकि आपकी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा नहीं है। आपको आपके सामने ये एक्सप्रेशन आते ही नहीं है जब आप बनाते हो तो। नेक्स्ट पॉजिटिव, ये हो गया ना, हैव, गेट, मेक, फिर लेट, अलाउ, हेल्प भी होता है। ठीक है, लेट वाला देखें, शी लेट हर ब्रदर प्ले विद हर टॉयज, उसने इजाजत के मानी में है, उसने अपने भाई को खेलने दिया। अलाउ भी सेम मानी में है, हेल्प भी है। ठीक है, शी हेल्प्ड हर ब्रदर टू यूज हर कंप्यूटर, शी हेल्प्ड हर ब्रदर टू यूज हर कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने में उसकी मदद की। ये तो सिंपल, ये भी पॉजिटिव है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा सेक्शन है ग्रामर का, आर्टिकल। ठीक है, ये वो है जिसमें स्पेशली हम द पे काम करेंगे, THE, द या दी। ठीक है, ये कहाँ पे लगाना होता है और कहाँ पे नहीं लगाना होता है, इस पे आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल है, ए और एन को हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग का मतलब है ये इसका कोई पहले तस्करा नहीं हुआ होता हमारे पैराग्राफ में, हमें पता ही नहीं होता ये बंदे कौन है, तो इसलिए हम कहते हैं ये नॉन डिफाइनिंग है। ए और एन यूज करते हैं। अब यहाँ पे ए किसके साथ होता है और एन किसके साथ, एन अम्ब्रेला। ठीक है, AEIOU के साथ होता है ना, तो एन अम्ब्रेला। सॉरी, यहाँ तो ए आना था, एन ऑनेस्ट। एच के साथ तो ए आता है। कोई गलती नहीं हो गई है सोहेल? सोहेल चला गया? जी, कौन बोल के बताएगा, लाइबा, इकरामुल्ला? ये गलत नहीं हो गया? सर कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। क्यों? आप ऑनेस्ट कह रही है ना, एन हाँ। ऑनेस्ट, तो हम्म। यहाँ पे एच जो होता है, एच को तो हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम्म। तो यहाँ पे ये तो ऑनेस्ट होगा। अच्छा, ये जो है एन एम ए या MNA, अब NMBBS, NFA, अब ये सारे हम इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे एम को। बताएं।
इसका तरीकाकार ये है, याद रखिएगा, वावल जो है ना, वावल AEIOU, उनका होना जरूरी नहीं है। उनकी साउंड भी जो आएगी ना जहां पर, वो उसके साथ भी एन आएगा। हमारे एक टीचर थे, वो बताते थे कि अलिफ और आइन, जहां ये साउंड होगी एन आएगा। अब ये फार्मूले को अप्लाई करें। एम ए कैसा, एम किस तरह बनता है, आ गया ना अलिफ। MBBS, FA, एफ किस तरह बनता है, इस तरह, अलिफ आ गया ना। तो ये जहां पे आ जाता है, ये वावल की साउंड देते हैं, AEIOU, इनकी जहां पर ये साउंड देंगे तब हम लगाएंगे एन, इसके अलावा नहीं। क्लियर हो गई बात, ये कॉन्सेप्ट अब याद रहेगा। ही इज अ बी ए, डी कॉम, सी कॉम वगैरह वगैरह। अब नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है, एडजेक्टिव के साथ जिनको प्लूरल बनाना हो। देखो, पुअर कहते हैं गरीब आदमी को, लेकिन जब पूरी दुनिया के गरीबों की बात करनी हो, या खास तौर पे खास गरीबों की बात करनी हो, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करनी हो, तब हम दा लगाते हैं। पुअर मतलब गरीब, लेकिन दा पुअर मतलब, ये प्लूरल बन जाएगा इसका, पुअर्स नहीं कहेंगे हम। द ब्लाइंड जनरल बन जाएगा ये, पूरी दुनिया के जितने ब्लाइंड्स हैं उनकी बात हो रही है। द रिचेस शुड हेल्प द पुअर्स, गलत। द रिचेस, या दा लग गया तो ये ऑटोमेटिक पुअर है, तो एस या एस का इजाफा ना करें, द रिच, द पुअर, बस इतना ही काफी है। जिससे पहले आगाही हो, जिससे पहले हमें पता हो ना कि ये बात पहले इस्तेमाल हुई है। द नावल, इसकी उर्दू क्या बनेगी, वो वाला नावल। द नावल आई हैव जस्ट फिनिश्ड, जो कि मैंने अभी खत्म ही किया है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार, दिलचस्प है। द नॉवेल, जिससे पहले आपको पता है कि कौन से नॉवेल की बात हो रही है। जब फर्स्ट टाइम ये, इसका मतलब ये आएगा कि ये किसी स्टोरी के दरमियान आया है, दरमियान में पढ़ते पढ़ते आया है, पैराग्राफ के दरमियान में है। शुरू में अगर किसी भी कंटेंट के शुरू में अगर कोई बात करनी होगी, तो फिर एन दा से करें, ए और एन से करेंगे, जिसका पहले कोई तज़करा नहीं है। अगर पहले जिक्र हो गया ए और एन से, फिर हम कहेंगे दा नावल, यानी वही वाला नावल। जहां पर ऑल एंड बोथ आ जाए, आफ्टर एंड ऑल एंड बोथ, तो द नेसेसरी हो जाता है। जिस तरह द ऑल बॉयज, गलत। ठीक है, ऑल आ गया ना, ऑल के बाद लगाना है हमने, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, ये ठीक है। ठीक है, बोथ द सिस्टर्स आर मैरिड, बोथ द सिस्टर्स आर मैरिड, दोनों सिस्टर की शादी हुई है, मैरिड है। ठीक है, बोथ द, इधर इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। जितने भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी द आता है। ही इज प्लेइंग द पियानो, याद रखिएगा जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द लगाना होता है। फिर जमीन आसमान इस तरह के जहां होते हैं ना, उनके साथ, जो पूरी दुनिया में जस्ट एक है, एक सूरज है, एक जमीन है, एक गैलेक्सी है, तो उसके साथ द लगाता है। द अर्थ, द लगाओ। द स्काई, पूरी दुनिया में एक ही आसमान है। द साउथ पोल, पूरी दुनिया में एक ही साउथ पोल है, द लगाओ। फिर सिनेमा और थिएटर के साथ भी दा लगता है, इज गोइंग टू द सिनेमा, टू द पिक्चर्स, टू द मूवीज, टू द थिएटर, टू द सर्कस, इन सब के साथ दा लगाना होगा। हाँ भाई, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, समझ आ रहा है। अभी बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूँ। माई फादर हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री, हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, गेट्स अप अर्ली। ये जो दरमियान में क्लॉज आई है, इसको कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। हम क्लॉज को पढ़ेंगे डिटेल से कंजंक्शन से पहले। रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, नॉन इसेंशियल क्लॉज। नॉन इसेंशियल, ध्यान से समझें। हाँ चलो, मैं इसमें एक और बात मेरे जहन में आ गई, बहुत मजेदार, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। शायद, मेरे नहीं ख्याल मैंने कोई खास किताबों में ही बात पढ़ी है। CSS का प्रेसी का पेपर होगा, आप प्रेसी करोगे, प्रेसी के रूल्स करोगे। जब आप प्रेसी के रूल्स करोगे तो आपको ये बात बहुत कम जगह पे मिलेगी, ध्यान से समझना।
माई फादर गेट्स अप अर्ली, माई फादर हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री। जब ये क्लॉज कोमे के अंदर इनक्लोज हो गई तो इसका नाम क्या है? सब जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज। इसका एक और नाम है नॉन इसेंशियल क्लॉज। नॉन इसेंशियल क्लॉज। नॉन इसेंशियल क्लॉज का मतलब है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे फादर सुबह जल्दी उठते हैं, इस बात की इंपॉर्टेंस है। इस बात की पूरा जो हाईलाइट हुआ है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब सीएसएस के प्रेस का पेपर करोगे, उड़ा दो इसको। पूरी पूरी क्लॉज को उड़ा दो। ठीक है, इसको डालो ही ना, क्योंकि भाई ये इसेंशियल नहीं है। इसको अगर डालोगे तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है, आपको सेंस नहीं है कि क्या चीज पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है और क्या। याद रखना, बहुत मैंने आपको कीमती बात बता दी है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, विच और दैट का इस्तेमाल ये पहले भी हो गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ दा वाला का यूज आया तो ये रूल साथ बता रहा हूँ। विच और दैट होता है हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये ह्यूमंस के लिए आता है। ठीक है, क्लॉज में जिस तरह हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ये फादर के लिए आया है। अब विच और दैट कहाँ होते हैं? जो विच और दैट यूज होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ। अब यहाँ पे जो विद डिफाइनिंग आर्टिकल द, विद नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल ए और एन द, इसके साथ क्या क्या आता है? जो विच है वो आता है, सॉरी, विच के साथ आएगा नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल, और दैट के साथ आएगा डिफाइनिंग आर्टिकल। याद रखिएगा बस। कैसे, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं जी। द एग वॉज ब्रोकन, एक तो बात हमने कर दी भाई, अंडा टूट गया है। द एग दैट शी ड्रॉप्ड वॉज ब्रोकन, यहाँ पे जो दैट आया है ये इस द की वजह से आया है। यूं तो नहीं कहा ना विच शी ड्रॉप्ड, नहीं, द एग दैट शी ड्रॉप, जो कि उसने तोड़ दिया। ये डिफाइनिंग क्लॉज, दैट क्लॉज भी कहते हैं इसको। समझ आई कि ऊपर से गई है? जी। अलिशबा, लाइबा, इफ़त, इकरामुल्ला, ईमान, ये बात समझ आई है? चलें जी, वेरी गुड, शाबाश। अब विच कैसे आता है? एन एग, यहाँ पे आ गया एन एग, एक एक अंडा। यहाँ पे जब एक अंडे की बात आ गई, एक एग की बात आ गई, तो हम यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट क्लॉज में दैट ही लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? विच। विच शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन। दा कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता? दा कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता? ये करेक्शंस भी आती हैं। दा जहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, अब लंच, नाइट, ब्रेकफास्ट, चर्च, हॉस्पिटल, क्लास, होम, कॉलेज, स्कूल, जब एज अ नाउन, जहाँ पे किसी preposition के बाद इस्तेमाल हो तो इनसे पहले दा नहीं लगता। ही वेंट टू द स्कूल, अक्सर कहते हैं ही वेंट टू द स्कूल, काट दो इसको, गलत है, बात है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल preposition के बाद आ रहा है, तो फिर आप ये नहीं लगाओगे, दा नहीं लगाओगे। ही वेंट टू स्कूल। ही इनवाइटेड मी टू डिनर, जस्ट टू डिनर, टू द डिनर नहीं। मेरे ख्याल से हम हर जगह जहाँ पे समझ आता है दा लगा देते हैं। रूल समझ आएगी, रूल का पता होगा तो लिखते हुए थोड़ा सा ठहरोगे जरूर। With society and space, with society and space, society turns people into criminals. Society turns into, the society नहीं, society turns into people. Man has stepped into space, into the space नहीं, space के साथ द नहीं लगाना, मैन के साथ भी नहीं लगाना। पूरी इंसानियत को अगर बात डिस्क्राइब करना है तो फिर मैन के साथ भी द ना लगाओ। फिर मोस्ट, द मेजोरिटी ऑफ के मायने में है, जब मोस्ट वो मेजोरिटी के मायने में है तो इसके साथ दा नहीं लगता। मोस्ट पीपल लाइक टू वियर फैशनेबल क्लॉथेस। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। ठीक है, जिस तरह इसने कहा ना मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो ये ना लगाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है, कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन ये ना लगाएं। आप कहें कि मोस्ट इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल, बस मोस्ट इंफॉर्मेशन।
सिंपल है जी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में से ज्यादा हिस्सा, मोस्ट इंफॉर्मेशन भी उसका ये मायने है। तो आप कहें मोस्ट इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल, बस बात खत्म। यूज मोस्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल ग्रुप, जनरल ग्रुप की बात करें तो मोस्ट। जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें तो फिर कहें कि मोस्ट ऑफ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप तब मोस्ट ऑफ की बात करेंगे। जनरल ग्रुप मोस्ट, स्पेसिफिक ग्रुप का मेजॉरिटी हिस्सा, तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ द क्लास, क्लास में से ज्यादा, आप स्पेसिफिक हो गया। लेकिन अगर आप आज जनरल बात करें, मोस्ट स्टूडेंट्स यूज मोबाइल टुडे, जनरल बात कर ली। लैंग्वेजेस के नाम के साथ द नहीं आता। यू आर लर्निंग इंग्लिश, जस्ट इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं। गेम्स के साथ नहीं आता, ही इज प्लेइंग हॉकी, द हॉकी नहीं। स्ट्रीट्स, रोड, स्टेशन, एयरपोर्ट, इनके साथ द नहीं आएगा जी। ही आई लिव इन सनी स्ट्रीट, नाम है सनी स्ट्रीट, आई लिव इन सनी स्ट्रीट जस्ट। किसी महीने की तारीख लिखते वक्त नहीं लगाते, ठीक है। डेज, ह्यूमंस, सिटीज वगैरह के साथ भी नहीं लगाते, महीने की तारीख को दा बोला जाता है, कैसे कैसे देखते हैं। विल गो टू लाहौर ऑन द अप्रैल नहीं, ऑन अप्रैल बस। अप्रैल 26 या 26 अप्रैल, द नहीं लगाना। डेज और ह्यूमंस के साथ देखें, आई मेट द असलम, गलत। आई मेट असलम ऑन फ्राइडे इन मुल्तान, द नहीं लगाना, द काट दें, हर जगह दा लगाते हो। आई मेट असलम ऑन फ्राइडे ऑन इन मुल्तान जस्ट। ही इज फ्रॉम, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, बात खत्म। महीने की तारीख को द बोला जाता है, मई 15th और मई द 15th, ठीक है। यहां पर जब मई द 15 करोगे तो द लगाएगा, वैसे नहीं लगेगा, मई 15th जस्ट। को रिलेशनल पेयर्स, को रिलेशनल पेयर्स। सो दैट, जब सो दैट ये लिखें तो आगे लिखें मे या कैन। मे ठीक है, मे या कैन इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट के बाद। सम पीपल वॉच फिल्म्स इन रमजान सो दैट दे मे किल टाइम, इज एम आर वाज वर ना लगाएं। सो दैट दे मे किल टाइम, अपना वक्त किल कर सकें। आल्दो के साथ येट का पेयर है जी, आल्दो के साथ येट का पेयर है, बट नहीं लगाते, आल्दो के बाद बट नहीं लगा। आल्दो ही वॉज इंजर्ड बट ही वॉज नॉट क्राइंग, गलत। आप या तो बट लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, ना येट लगाओ ना बट लगाओ, फिर भी ठीक है। लेकिन अगर लगाना ही है तो येट लगा दो, ठीक है, अदरवाइज खाली छोड़ दो। आल्दो ही वॉज इंजर्ड, ही वॉज नॉट क्राइंग, ये ठीक है। आल्दो के साथ कुछ ना लगाओ। अगर जोर देना है तो फिर येट लगा दो। आल्दो इज पोर येट ही इज ऑनेस्ट, आल्दो इज पोर येट ही इज ऑनेस्ट। कम से कम 10 सेंटेंस बनाओ, कम से कम। पॉलिटिकल लेवल पर सोचो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से सोचो। पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उस हिसाब से पढ़कर अपने सेंटेंसेस बनाओ, जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं। तब एक्सप्रेशंस याद होंगे, वैसे नहीं। एज, इसके बाद सो इस्तेमाल नहीं करना। एज शी इज पुअर, शी इज डिसऑनेस्ट, बस सो ना लगाएं। एज शी इज पुअर, शी इज डिसऑनेस्ट। एज के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ताहम इसके बाद अगर वर्ब लिखा जाए तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। देखो ये पहले भी हो चुका है, ही इज एज स्मार्ट एज हर। देखो यहाँ पे कंपैरिजन देखो, सो एज यूज होता है नहीं, मेरे जहन में नहीं है सो एज।
ध्यान से देखना, एक कंपैरिजन हो रहा है, ही इज एज स्मार्ट एज। जब आप ही का कंपैरिजन कर रहे हो, जिस ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से क्यों कर रहे हो भाई, ऑब्जेक्टिव केस से क्यों कर रहे हो। ही इज एज स्मार्ट शी इज। अब यहाँ ये भी सब्जेक्टिव है केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, अब ठीक बन गया, अब सेंटेंस आपका बैलेंस में आ गया। बिकॉज, बिकॉज यू आर पुअर, देयर फॉर आई हेल्प यू। देयर फॉर ना लगाएं, जब बिकॉज इस्तेमाल हो रहा हो कंजंक्शन के, तो देयर फॉर ना लगाएं। बिकॉज यू आर पुअर आई हेल्प यू, बस सिंपल बात है। नहीं सोहेल सॉरी, मुझे नहीं पता इसका, या मेरे अभी जहन में नहीं है। थोड़ा पढ़ा है, लगता है पढ़ा है, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यूं भी कर सकते हैं, आई हेल्प यू, ये असल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बिकॉज यू आर पुअर। आई हेल्प यू बिकॉज यू आर पुअर, मैं इसलिए मदद करूंगी, पुअर हो आप। करेक्शंस देखते हैं जी। इधर अली आर आई गोइंग टू लाहौर, इधर और आर के जब कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझना, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, सेकंड सब्जेक्ट, उसके मुताबिक आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। इधर अली आर आई एम गोइंग टू लाहौर, इज नहीं आएगा। इधर अली आर आई एम गोइंग टू लाहौर, अली एज वेल एज आई एम। जब एज वेल एज का एक्सप्रेशन आए, तो फिर पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अली एज वेल एज आई इज गोइंग टू लाहौर, ये करेक्शन है। एज वेल एज पहले सब्जेक्ट था, इधर नीदर इस्तेमाल हो तो सेकंड सब्जेक्ट के साथ। नॉट ओनली शी इज फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, कमाल बात बताने लगा हूं, अक्सर इंग्लिश की बुक्स में भी गलती नजर आएगी। जब नॉट ओनली का एक्सप्रेशन आए, नॉट ओनली का, तो आप सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हो। नॉट ओनली इज शी फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, नॉट ओनली इज शी फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। नॉट ओनली was he a thief but also a murderer. Hardly had he slept then the bell rang. जब हार्डली वाला एक्सप्रेशन आया, तो THEN वाला दा लगा, बेन, सॉरी, हार्डली हैड, यहां पे भी देखो, ये भी देख सकते हो आप, हार्डली हैड ही स्लेप्ट, हैड पहले लगाया, ही बाद में। व्हेन द बेल रिंग, ये कॉम्बिनेशन है, हार्डली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन है, और नो सूनर के साथ देन का। नो सूनर जब लगाओगे, तो फिर देन लगाओ, THAN वाला देन, ये भी करेक्शन है, THEN वाला नहीं। दो चीजें इसमें, नो सूनर के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट नहीं। ये क्वेश्चन नहीं बन रही, ये सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन रूल है। नो सूनर डिड ही स्लीप देन द बेल रिंग, ऑल दो ही इज वीक बट, नहीं बट नहीं लगाना, ये हो गया। 3 and 3, 3 and 3 मेक 6। दो चीजें आ, दो बंदे हैं, तो फिर ऐसे इसका इजाफा क्यों होगा। आसिफ एंड फैसल गो टू स्कूल, ये सिंपल वो बात है। नो सूनर, फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। नो सूनर हैड ही अराइव, ये बात होगी ना, पहले बताया, देन इट बिगेन टू रेन। नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ भी वही होना है। इसमें क्या बनाया, नॉट ओनली ही लाइक्स हर बट आल्सो वांट्स टू मैरी हर। टाइम कम है, वरना मैं आपसे पूछता, नॉट ओनली डज ही लाइक हर बट आल्सो वांट्स टू मैरी हर। नॉट ओनली डज ही लाइक हर बट आल्सो वांट्स टू मैरी हर, ये इस पे गौर करना, हेल्पिंग वर्ब लगाए फौरन बाद। अनलेस, जब अनलेस आ जाए, तो नॉट वाला, नॉट वाला जो वर्ड है ना, खा जाओ उसको। अनलेस के अंदर नॉट है, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू मैरी हर, जब तक तुम उससे शादी नहीं कर लेती, सिंपल। CSS के करेक्शन देखते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन, जब एवरी का वर्ड आ जाए, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करो।
एवरी मैन एंड वुमेन वाज प्रेजेंट देयर। सीएसएस 2008 में देखें, सज्जाद एज वेल एज सलीम वाज लेट। ये बात हो गई ना, पीछे करेक्शन सीएसएस में भी आई हुई है। 2002 में देखें जी, असलम एज वेल एज हिज फोर फ्रेंड्स वाज। एज वेल एज आ जाए तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाओ। आई हैव बॉट दिस बुक लास्ट नाइट। आई हैव बॉट, लास्ट नाइट तो पीछे गुजर गई। जब वक्त थोड़ा सा ज्यादा गुजर जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज ना करो, पास्ट परफेक्ट यूज, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। आई बॉट दिस बुक लास्ट इवनिंग, पिछली शाम जो गुजरी है, पिछले दिन की। तो वक्त ज्यादा गुजर जाए और उसका अभी कोई असर ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। 2008 में देखें, आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। आई मेट हिम लास्ट मंथ जस्ट। आई वॉन हिम इन द रेस। आई डिफीटेड हिम इन द रेस। ये वर्ब की गलती है, मैंने इसको डिफीट किया रेस में। फिर माई फ्रेंड इज वेरी इल। अब जब वो इल है तो आई होप ही विल डाई सोन। वो उम्मीद रख रहा है कि वो मर जाएगा। नहीं, ये अलग बात है सुहेल, ये अलग बात है। यहाँ पर लास्ट का मतलब वो वाला नहीं है जो पहले आपको रूल समझाया था। ये इंग्लिश में ये ठीक यूज होता है। आई फियर ही विल डाई सोन। आई wrote द लेटर बिफोर शी हैड अराइव्ड। बिफोर शी हैड अराइव्ड, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर शी अराइव्ड। जब भी आपने इस तरह कंडीशनल बनाना हो, पहले हैड वाला यूज करें, फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करें। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम, ये बात हो चुकी है, हैज लगाओगे। काफी डिटेल से पहले समझा चुका हूँ, अब नहीं इस पे समझाना। अच्छा, कंडीशनल एंड हो गए। अच्छा, ये समझा देता हूँ, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम। देखो यहाँ पर चूंकि आर्टिकल है एक बंदे के साथ, जब एक बंदे के साथ हो, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों एक ही हैं। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, एक ही बंदा है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगे हो, द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी, अब पता लगे दो बंदे हैं एक नहीं है, तो फिर आप हैव लगाओगे। चलें जी, इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हुआ है। ये बस हमारे न्यू सेशन की डिटेल है जिसमें हम वन पेपर की तैयारी करवा रहे हैं 3 मंथ का। और तमाम सब्जेक्ट जो है ना उसमें हम कवर करेंगे। ज्योग्राफी है, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश अलग अप्रोच के साथ, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट। ठीक है, 3 मंथ का है ये। वैसे इसको मैं, मेरी ख्वाहिश है कि इसको 4 मंथ तक लेके जाया जाए, ताकि एक एक सब्जेक्ट को इतनी डिटेल से करवा दें, आपको इतनी डिटेल से करवा दें कि जब भी आप कहीं भी जाएं, किसी भी पोस्ट, किसी भी लेवल का पेपर देना, याद रखें, सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि 2 महीने हम तैयारी कर लेंगे कामयाब हो जाएंगे, नहीं, आप 4 महीने का सेशन लेके भी कामयाब नहीं होंगे। आपको उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो जरूरी है जी। ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन?